अपने स्कूल के दिन याद कीजिए। शिक्षक पूरे विश्वास के साथ बोर्ड पर जीभ का नक्शा बनाते हैं, जिसमें मीठे और नमकीन स्वाद के लिए अलग अलग क्षेत्र दर्शाए जाते हैं। वह बताते हैं कि हीरे, डायमंड्स सिर्फ बहुत ज्यादा दबाया हुआ कोयला, कोल है, और बिजली, लाइटनिंग, कभी एक ही जगह पर दो बार नहीं गिरती। क्या यह सुना सुना लगता है? हमने इस ज्ञान को एक अटल सत्य मानकर अपनाया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब कुछ लगभग झूठ है? आज हम आपकी स्कूल की किताब लेंगे और बेरहमी से उसके 20 पन्ने फाड़ देंगे। तैयार हो जाइए। हम उन सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक मिथकों की यात्रा पर निकल रहे हैं, जिनको आपको पूरी सच्चाई बताकर पेश किया गया था। और मेरा वादा है, इस वीडियो के बाद आप हर उस चीज पर शक करने लगेंगे जिसे आप सच मानते थे। लेकिन इस बड़े खुलासे को शुरू करने से पहले आइए समझें कि ऐसा होता क्यों है। क्या दुनिया के सारे शिक्षकों ने हमें धोखा देने के लिए साजिश रची? बिल्कुल नहीं। वास्तव में विज्ञान नियमों का कोई स्थिर संकलन नहीं है, बल्कि यह एक जीवित, लगातार बदलती रहने वाली प्रक्रिया है। जो बात 50 या 100 साल पहले तथ्य मानी जाती थी, उसे आज नई ज्यादा सटीक शोध, रिसर्च द्वारा गलत साबित किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश स्कूल का पाठ्यक्रम, सिलेबस अक्सर वैज्ञानिक खोजों की रफ्तार के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। यह पुराने, सरल और कभी-कभी गलत अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स से चिपका रहता है, क्योंकि उन्हें समझाना आसान होता है। इसी तरह मिथकों का जन्म होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। लेकिन हमारा कार्य है सच्चाई और झूठ के बीच फर्क करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मिथक जिसे हम खारिज करेंगे वो ये है कि इंसान के पास सिर्फ 5 इंद्रियां हैं: दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श और स्वाद। यह वर्गीकरण हमें सदियों पहले अरस्तू ने दिया था। हालांकि उस वक्त के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी, मगर आज विज्ञान इस विषय को कहीं ज्यादा व्यापक तरीके से देखता है। न्यूरोसाइंटिस्ट आज भी सटीक संख्या पर बहस कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत हैं कि कम से कम 9 इंद्रियां तो हैं ही, और कुछ विशेषज्ञ इनकी संख्या 20 से भी ज्यादा बताते हैं। आप खुद सोचिए, संतुलन की भावना या वेस्टिबुलर अपरेटस, तापमान महसूस करना यानी थर्मोसेप्शन, दर्द को महसूस करना जिसे नोसेसेप्शन कहते हैं, और प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में क्या ख्याल है? यह हमारे शरीर के हिस्सों की अंतरिक्ष में स्थिति का आंतरिक बोध है। इसी की बदौलत आप आंखें बंद करके भी अपनी नाक की नोक को छू सकते हैं। तो अगली बार जब कोई 5वीं या 6ठी इंद्री की बात करे, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि आपके पास कम से कम 20 इंद्रियां हैं। और आप बिल्कुल सही होंगे। और यह रहा एक पाक कला से जुड़ा मिथक कि जीभ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वादों के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको वो तस्वीर याद होगी, जीभ का अगला सिरा मीठे के लिए, किनारे नमकीन और खट्टे के लिए, और जड़ यानी पिछला हिस्सा कड़वेपन के लिए। आप इस बात को बेझिझक भूल सकते हैं। दरअसल यह तथाकथित जीभ का नक्शा, टंग मैप, साल 1901 में किए गए जर्मन वैज्ञानिक डेविड हेनिक के शोध की गलत व्याख्या का नतीजा है। उन्होंने सच में पाया था कि जीभ के कुछ क्षेत्र किसी खास स्वाद के प्रति थोड़े ज्यादा संवेदनशील होते हैं, लेकिन ये अंतर इतना कम है कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। असलियत यह है कि स्वाद को पहचानने वाले रिसेप्टर्स, टेस्ट रिसेप्टर्स, जो मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और यहां तक कि उमामी उमामी जैसे सभी बुनियादी स्वादों को पहचानते हैं, आपकी जीभ की पूरी सतह पर समान रूप से फैले हुए हैं। इसलिए यह सरल और आकर्षक योजना, जिसे आज भी कुछ पाठ्यपुस्तकों में छापा जाता है, वास्तविकता से कोसों दूर है। अब हम भौतिकी की ओर बढ़ते हैं। यह विचार कि शीशा, कांच असल में बहुत धीरे बहने वाला द्रव, लिक्विड है, सुनने में बेहद काव्यात्मक लगता है। इसके प्रमाण के तौर पर अक्सर पुराने चर्चों में लगी रंगीन खिड़कियां, स्टेन ग्लास दिखाई जाती है, जो कथित तौर पर नीचे से मोटी होती है। माना जाता है कि सदियों से कांच धीरे धीरे बहकर नीचे जमा हो गया है। कहानी तो खूबसूरत है, लेकिन अफसोस, यह एक मिथक है।
संरचना के हिसाब से शीशा एक अनाकार ठोस पदार्थ एमोर्फस सॉलिड है। इसके अणु द्रव की तरह बेतरतीब ढंग से फैले होते हैं, लेकिन अपनी जगह पर वे मजबूती से जमे हुए होते हैं। पुराने शीशों की मोटाई में यह अंतर केवल उस दौर की अपूर्ण निर्माण तकनीक के कारण है। कांच बनाने वाले कारीगर उस समय एकदम सपाट शीट नहीं बना पाते थे, इसलिए उन्हें लगाते समय ज्यादा स्थिरता स्टेबिलिटी के लिए वे मोटी तरफ को नीचे रखते थे। इसलिए आपकी खिड़की का कांच 1000 साल बाद भी कहीं बहकर नहीं जाएगा। एक कहावत है, बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती। ये कहावत हम खुद को तसल्ली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अब हम पर कोई मुसीबत दोबारा नहीं आएगी। लेकिन भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह बकवास है। असलियत तो यह है कि बिजली एक ही जगह पर बार बार गिरती है, और तो और वह ऐसा करना पसंद भी करती है। दरअसल बिजली का झटका या विद्युत विसर्जन हमेशा जमीन तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढता है, और यह रास्ता आमतौर पर उस इलाके की सबसे ऊंची चीजें होती हैं, जैसे कि गगनचुंबी इमारतें, ऊंचे पेड़ या रेडियो टावर। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में औसतन साल में 30 से 100 बार तक बिजली गिरती है। इसलिए ये कहावत महज एक खतरनाक गलतफहमी है। अगर आप देखते हैं कि बिजली कहाँ गिरी है, तो वह जगह सुरक्षित जोन बनने के बजाय अगले झटके के लिए और ज्यादा संभावित लक्ष्य बन जाती है। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी जूलॉजी की। बेचारी सुनहरी मछलियां, गोल्ड फिश, जिनकी याददाश्त सिर्फ 3 सेकंड की मानी जाती है। यह मिथ इतना ज्यादा मशहूर है कि इसने एक मीम का रूप ले लिया है, लेकिन यह इन मासूम जीवों के साथ घोर अन्याय है। कई शोध से यह साबित हुआ है कि सुनहरी मछलियों की याददाश्त काफी अच्छी होती है, जो 5 महीने तक जानकारी को स्टोर कर सकती है। यह अपने मालिक को पहचान सकती है, खाने से जुड़े अलग अलग आवाजों को समझ सकती है, और यहां तक कि आसान भूल भुलैया को भी पार कर सकती है। एक ऑस्ट्रेलिया स्कूल स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मछली को सिखाया कि एक खास आवाज का मतलब खाना है, और फिर उसे नदी में छोड़ दे एच दिया। 6 महीने बाद जब वह उसी जगह वापस आया और वही आवाज बजाई, तो वह मछली तुरंत तैरकर उसके पास चली आई। इसलिए आपके एक्वेरियम में जो यह छोटा सा पेट है, वही आपकी सोच से कहीं ज्यादा बातें याद रखता है। जानवरों के विषय को आगे बढ़ाते हैं। चट्टानों से कूदकर सामूहिक आत्महत्या करने वाले लेमिंग की कहानी। यह नाटकीय छवि लोकप्रिय संस्कृति में गहराई से समा गई है, और इसका श्रेय जाता है डिज्नी स्टूडियो को। साल 1958 में आई उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म व्हाइट वाइल्डनेस में ठीक ऐसा ही एक दृश्य दिखाया गया था। पर सच्चाई यह है कि यह दृश्य पूरी तरह से मनगढ़ंत स्टेज था। शूटिंग टीम ने इन बेचारे कृंतकों, रोडेंट्स को जबरन चट्टान के किनारे तक खदेड़ा और पानी में धकेल दिया था। वास्तविकता यह है कि लेमिंग में आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं होती। हर कुछ सालों में इनकी आबादी तेजी से बढ़ती है, और भोजन तथा नए आवास की खोज में ये बड़े पैमाने पर सामूहिक प्रवास माइग्रेशन शुरू करते हैं। इस अव्यवस्थित प्रवास के दौरान कुछ लेमिंग गलती से चट्टानों से गिर सकते हैं या नदी पार करते समय डूब सकते हैं, लेकिन ये एक दुखद हादसा होता है, न कि कोई जानबूझकर किया गया फैसला। आइए अब मानव विकास पर बात करें। हम हमेशा सुनते हैं कि इंसान बंदर से आया है, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है और विकासवाद के सिद्धांत को तोड्डा सा अमरोदाच कर पेश करती है। हम आधुनिक चिंपैंजी या गोरिल्ला से विकसित नहीं हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने चचेरे भाई से पैदा नहीं होते। सही बात यह है कि इंसान और आधुनिक वानरों का एक साझा पूर्वज था, यानी प्राइमेट्स की एक विलुप्त प्रजाति जो लाखों साल पहले धरती पर मौजूद थी। एक समय पर विकास का यह वृक्ष 2 अलग अलग शाखाओं में बंट गया। एक शाखा अंततः होमो वंश के विकास का कारण बनी, जिससे आधुनिक मनुष्य बने। वहीं दूसरी शाखा ने आधुनिक वानरों को जन्म दिया। तो इस हिसाब से चिंपैंजी हमारे विकासवादी चचेरे भाई हैं, न कि हमारे परदादा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है।
जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए वापस भौतिकी की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे मिथक की जो आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। यह मिथक है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हेमिस्फीयर्स में सिंक का पानी कॉरियोलिस प्रभाव कॉरियोलिस इफेक्ट के कारण अलग अलग दिशाओं में घूमता है। यह सुनने में बहुत वैज्ञानिक और विश्वसनीय लगता है। कोरियोलिस प्रभाव वाकई मौजूद है। यह एक जड़त्वीय बल इनर्शियल फोर्स है जो चक्रवातों, साइक्लोन्स और महासागरीय धाराओं जैसे बड़े वैश्विक मौसमों पर अपना असर डालता है। लेकिन सिंक जैसी छोटी सी चीज पर इसका प्रभाव लगभग शून्य होता है। आपके बाथटब या सिंक में पानी के भंवर वॉर्टेक्स की दिशा 99.9% तक, सिंक की आकृति, नल से पानी के बहाव की दिशा और ड्रेन होल की छोटी छोटी खुरदुरी सतहों पर निर्भर करती है। कोरियोलिस प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको एक ऐसा विशाल और पूरी तरह गोल पुल चाहिए होगा जिसका व्यास कई किलोमीटर का हो, जिसका तल बिल्कुल समतल हो और जिसे कई हफ्तों तक बिना किसी हलचल के छोड़ दिया गया हो। तो बस यह सिर्फ एक खूबसूरत मिथक है। हॉलीवुड के पटकथा लेखक इस मिथक को बहुत पसंद करते हैं। हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। यह विचार हमारे अहंकार को बढ़ाता है। जरा सोचिए, अगर हम बाकी 90% को सक्रिय कर ले तो हमें कैसी महाशक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन माफ करना, हमें आपको निराश करना पड़ेगा। ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी है। एमआरआई और पीटी जैसी आधुनिक स्कैनिंग तकनीकें दिखाती हैं कि कोई भी, यहां तक कि सबसे सरल कार्य भी, जैसे कि बात करना या मुट्ठी बांधना, दिमाग के 10% से कहीं ज्यादा हिस्से का इस्तेमाल करता है। सच कहूं तो हम दिन भर में अपने दिमाग का लगभग 100% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। बस उसके अलग अलग भाग अलग अलग समय पर सक्रिय होते हैं। दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से कीमती अंग है। यह शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है। अगर यह ज्यादातर बेकार होता तो विकास यानी एवोल्यूशन हमें इतना ऊर्जा खपत करने वाला और ज्यादातर बेकार का बोझ ढोने की अनुमति नहीं देता। चमगादड़ की तरह अंधा, यह एक और मुहावरा है जो पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। चमगादड़ बिल्कुल भी अंधे नहीं होते। उनकी आंखें होती हैं और वे अच्छी तरह से देख सकते हैं। यह सच है कि उनकी नजर बाज ईगल जितनी तीक्ष्ण नहीं होती और न ही वे दिन की तेज रोशनी के लिए अनुकूलित होते हैं। लेकिन गोधूली या कम रोशनी में वे इंसानों से बेहतर न सही पर कम भी नहीं देखते। दरअसल घने अंधेरे में तेज कीड़ों का शिकार करने के लिए अकेले आंख की रोशनी काफी नहीं होती। इसीलिए विकास, इवोल्यूशन की प्रक्रिया में उनमें एक अद्भुत तंत्र विकसित हुआ है जिसे इकोलोकेशन कहते हैं। वे उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनियां वो निकालते हैं और वापस आने वाली प्रतिध्वनि गूंज का विश्लेषण करते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क में आसपास की दुनिया का एक विस्तृत ध्वनि मानचित्र तैयार हो जाता है। इस प्रकार इकोलोकेशन उनकी आंखों की रोशनी का विकल्प नहीं है, बल्कि यह उसका एक शक्तिशाली पूरक है, जो एक तरह का प्राकृतिक सुपरसोनार है। अंतरिक्ष से जुड़ा एक मिथक है। चीन की महान दीवार अंतरिक्ष से दिखने वाली एकमात्र मानव निर्मित वस्तु है। यह तथ्य एक गाइडबुक से दूसरी गाइडबुक में घूमता रहा है और कुछ पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल हो गया है। लेकिन किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पृथ्वी की निचली कक्षा से, जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस स्थित है, दीवार को शक्तिशाली ऑप्टिक्स या दूरबीन के बिना देखना लगभग असंभव है। हालांकि यह बहुत लंबी है, लेकिन यह काफी संकरी, पतली है और इसका रंग आसपास के इलाके के रंग से घुल मिल जाता है। वहीं उसी कक्षा से मानव निर्मित अन्य रचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसे कि बड़े शहर, खासकर रात में एक खास रोशनी पड़ने पर मिस्र के पिरामिड, बड़े हवाई अड्डे और यहां तक कि प्रमुख राजमार्ग भी। और इस मिथक के एक अन्य दावे के विपरीत, चंद्रमा से तो मानव निर्मित कोई भी वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देती। वहां से हमारा ग्रह बस एक नीली सफेद गेंद जैसा दिखाई देता है।
पेश है एक ऐसी शहरी कहानी जिस पर तो मिथबस्टर्स जैसे शो ने भी रिसर्च की थी। इसके मुताबिक अगर किसी गगनचुंबी इमारत से सिक्का नीचे गिराया जाए तो वह गोली की रफ्तार पकड़ लेता है और नीचे खड़े किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है। यह सुनने में डरावना लगता है, पर भौतिकी फिजिक्स के नियम हमारे साथ हैं। दरअसल हर गिरती हुई वस्तु की एक अधिकतम गति होती है जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यह तब हासिल होती है जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर देता है। सिक्का बहुत हल्का होता है और उसकी बनावट उड़ने के लिए सही नहीं होती। इसलिए हवा के प्रतिरोध के कारण इसकी अधिकतम गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, इस रफ्तार के सिक्के से सिर पर चोट लगना अप्रिय या दर्दनाक हो सकता है। यह किसी कीड़े के काटने जैसा महसूस होगा, पर यह निश्चित रूप से जानलेवा नहीं होगा। असल में ऊंचाई से गिरने वाले औजार या सिगरेट के जलते हुए टुकड़े कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक आम ऐतिहासिक मिथक यह है कि थॉमस एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन का नाम बेशक इस खोज से मजबूती से जुड़ा है, पर यह बात बाकी वैज्ञानिकों के साथ नाइंसाफी होगी। यह सच है कि एडिसन एक जीनियस इंजीनियर और सफल व्यवसायी थे, लेकिन वह बिजली से जलने वाले फिलामेंट बल्ब का विचार देने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। उनसे पहले दुनिया भर में दर्जनों आविष्कारक इस विचार पर काम कर रहे थे। इनमें अंग्रेज जोसेफ स्वान और रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लॉडिगिन जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने काम करने वाले प्रोटोटाइप भी बनाए थे। एडिसन की मुख्य उपलब्धि कुछ और थी। उन्होंने महज बल्ब का आविष्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कार्बन फिलामेंट और वैक्यूम निर्वात शीशे के साथ एक ऐसी व्यावसायिक रूप से सफल, भरोसेमंद और लंबी चलने वाली मॉडल बनाई और उसे पेटेंट कराया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इसके लिए जरूरी पूरा सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया। इसमें बल्ब होल्डर, स्विच, जनरेटर, पावर स्टेशन और बिजली वितरण की पूरी प्रणाली शामिल थी। इसी वजह से उन्होंने बिजली की रोशनी को आम लोगों तक पहुंचाना संभव बनाया। सरीसृप जगत में एक आम गलत फहमी है कि गिरगिट अपना रंग सिर्फ छिपने के लिए बदलते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई गिरगिट हरी पत्ती पर बैठा है तो वह हरा हो जाएगा, और अगर वह किसी भूरे रंग की टहनी पर है तो भूरा। ये बात सिर्फ आंशिक रूप से सच है। हाँ, छल्लावरण की अपनी भूमिका है, लेकिन रंग बदलने की यह मुख्य वजह बिल्कुल नहीं है। गिरगिट के लिए रंग सबसे पहले उनके संचार की भाषा है और साथ ही तापमान नियंत्रण का एक तरीका भी है। रंग की मदद से वे अपना मूड, प्रजनन की तैयारी बताते हैं या प्रतिद्वंद्वियों और शिकारियों को डराते हैं। उदाहरण के लिए, गहरे रंग उन्हें धूप में जल्दी गर्म होने में मदद करते हैं, जबकि हल्के रंग उन्हें अत्यधिक गर्मी से बचाते हैं। इसलिए गिरगिट का रंग बदलना सिर्फ पृष्ठभूमि में घुल मिल जाने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक संकेत है। सिंगों वाले हेलमेट में वाइकिंग्स, समुद्री योद्धाओं की यह छवि हमारी संस्कृति में इतनी गहरी बैठ गई है कि इसे ऐतिहासिक सच्चाई माना जाता है। लेकिन पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वाइकिंग्स ऐसे हेलमेट पहनते थे। वाइकिंग युग में पाए गए सभी हेलमेट साधारण धातु या चमड़े की टोपियां थीं, जिसमें कभी-कभी नाक और आंखों की सुरक्षा के लिए छोटे कवर होते थे। असल में लड़ाई में सिंगों वाला हेलमेट बेहद अव्यवहारिक होता। इससे हथियार आसानी से उलझ सकते थे और यह सैनिकों के गठन में बाधा डालता। तो आखिर यह मिथक आया कहां से? इसे 19वीं सदी के कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया और इसे अंतिम रूप से रिचर्ड वैगनर के ओपेरा अद्रिंग ऑफ द निबेलंग ने स्थापित किया। इसी ओपेरा के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर कार्ल डोपलर ने वो मशहूर सिंगों वाले हेलमेट बनाए थे। यह छवि इतनी प्रभावशाली और आकर्षक बनी कि लोग आज तक इससे छुटकारा नहीं पा सके हैं। शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मिथक है कि लोगों में सीखने के अलग-अलग तरीके, लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। आपने यह थ्योरी जरूर सुनी होगी। कथित तौर पर
कुछ लोग विजुअल लर्नर होते हैं, यानी वो तस्वीरों या चार्ट्स के माध्यम से जानकारी बेहतर ढंग से समझते हैं। बाकी ऑडिटरी होते हैं, जिन्हें सुनकर याद होता है। और तीसरे काइनेस्थेटिक होते हैं, जिन्हें चीजों को छूकर और खुद प्रयोग करके सीखना होता है। यह विचार इतना लोकप्रिय है कि इस पर हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम और शिक्षा की पद्धतियां, मेथोडोलॉजी बनाई गई है। लेकिन समस्या यह है कि इसकी प्रभावशीलता को साबित करने वाले कोई गंभीर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कई अध्ययनों से पता चला है कि अपनी पसंदीदा शैली के अनुसार सीखने से कोई खास फायदा नहीं होता है। सच्चाई यह है कि हम सभी सीखने के लिए अलग-अलग माध्यमों का उपयोग करते हैं और सबसे प्रभावी तरीका है इन सभी को मिलाना, यानी किसी डायग्राम को देखना, किसी की व्याख्या सुनना और फिर खुद कोशिश करके देखना। इसलिए लोगों को विजुअल्स और ऑडिटरी में बांटना केवल एक आकर्षक लेकिन पूरी तरह बेकार का लेबल है। पैरेंटल मिथक। चीनी, मीठा बच्चों में हाइपर एक्टिविटी पैदा करता है। बच्चों की पार्टी में आपने कितनी बार सुना होगा, इसे और केक मत खिलाओ, ये तो पहले ही हद से ज्यादा शैतानी कर रहा है। मीठे और उनके जोरदार व्यवहार के बीच का यह संबंध बहुत सीधा और स्पष्ट लगता है, लेकिन असलियत में यह झूठे सह संबंध, फॉल्स कॉरिलेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। 20 से ज्यादा नियंत्रित वैज्ञानिक रिसर्च में चीनी के सेवन और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी या ध्यान की कमी, अटेंशन डेफिसिट के बीच कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। तो फिर यह धारणा इतनी मजबूत क्यों है? जवाब बहुत आसान है। बच्चे आमतौर पर मीठा चीजें एक उत्तेजक माहौल में खाते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी, त्योहारों पर या किसी रिश्तेदार के घर जाने पर। असल में यह जश्न और मस्ती का माहौल और थोड़ी डील, सब कुछ करने की अनुमति, न कि केक का टुकड़ा, उनकी इस बढ़ी हुई एक्टिविटी का कारण होता है। माता पिता बस उन दो चीजों को आपस में जोड़ देते हैं जो एक ही समय पर हो रही होती हैं। आइए एक ऐसे मिथक की बात करते हैं जिसने बचपन में हमें से कई लोगों को परेशान किया होगा, कि अगर आप अपनी उंगलियों के जोड़ों को छटकाते हैं तो बुढ़ापे में आपको गठिया, अर्थराइटिस हो जाएगा। हमारे माता पिता और शिक्षकों ने हमें इसी बात से डराया था, लेकिन हम आपको बता दें कि आप निश्चिंत हो जाइए। ये अजीब सी आवाज असल में हड्डियों के आपस में टकराने या रगड़ने से नहीं आती है। ये आवाज हमारे जोड़ों को चिकना रखने वाले साइनोवियल द्रव, साइनोवियल फ्लूइड में गैस के बुलबुलों के फूटने के कारण उत्पन्न होती है। जब आप जोड़ को फैलाते हैं तो उसमें दबाव कम हो जाता है, जिससे घुली हुई गैस एक बुलबुला बनाती है और वह बुलबुला तुरंत ही एक विशिष्ट चटक की आवाज के साथ फूट जाता है। कई अध्ययनों से, जिनमें एक ऐसा शोध भी शामिल है जिसमें एक डॉक्टर ने 60 वर्षों तक केवल एक हाथ की उंगलियां चटकाना जारी रखा, यह साबित हुआ है कि इस आदत और गठिया के विकास के जोखिम के बीच कोई संबंध नहीं है। इसलिए उंगलियां चटकाना आसपास के लोगों के लिए शायद अप्रिय हो सकता है, लेकिन आपके जोड़ों के लिए यह पूरी तरह से हानिरहित है। और डर पैदा करने वाली बातों का आखिरी हिस्सा है वह मिथक कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सोते समय औसतन 8 मकड़ियों को निगल जाता है। यह आंकड़ा कई सालों से इंटरनेट पर घूम रहा है, जिसकी वजह से बहुतों को मकड़ियों से डर लगने लगा है। मगर आइए तार्किक रूप से सोचते हैं। सोते हुए इंसान मकड़ियों के लिए कतई आकर्षक नहीं होते। हम जोर से सांस लेते हैं, खर्राटे भरते हैं, करवटें बदलते हैं और हमारा दिल जोर जोर से धड़कता है। मकड़ी के लिए जो कंपन, वाइब्रेशन के माध्यम से दुनिया को महसूस करती है, सोते हुए व्यक्ति का बिस्तर भूकंप के केंद्र जैसा है। वे तो आपसे जल्द से जल्द दूर भागना चाहेंगे। इसके अलावा किसी मकड़ी को निगलने के लिए जरूरी है कि वह पहले आपके खुले मुंह में घुसे, बाहर निकलने की कोशिश भी न करे, आपको जरा भी महसूस न हो और आप उसे अनजाने में निगल लें। ऐसी संयोग की संभावना शून्य के बराबर है। यह तथ्य असल में 90 के दशक में एक पत्रकार ने गढ़ा था। यह सिर्फ यह दिखाने के लिए किया गया था कि लोग इंटरनेट पर किसी भी बकवास पर कितनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, उनका यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। तो देखा आपने,
स्कूल में पढ़ाए गए वो 20 तथ्य जो हमें अटल सत्य लगते थे, असल में या तो सिर्फ मिथक थे, या बड़ी गलतफहमियां, या फिर बहुत ज्यादा सरल किए गए कॉन्सेप्ट्स थे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपके शिक्षक बुरे थे या स्कूल की शिक्षा बेकार थी? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ विज्ञान के मुख्य विचार को साफ तौर पर दिखाता है। विज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता। ज्ञान कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक अंतहीन यात्रा है जो सुधारों, स्पष्टीकरणों और नई खोजों से भरी हुई है। इससे हमें जो सबसे जरूरी सबक मिलता है वह है आलोचनात्मक रूप से सोचने की जरूरत। हमेशा सवाल पूछें और किसी भी चीज को आंख बंद करके न माने, भले ही वह आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखी हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये तहकीकात पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी नई जानकारियां मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल। हमारी इस लिस्ट में स्कूल का कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया? या शायद आप किसी और मशहूर मिथक के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र हमने नहीं किया? हमें कमेंट्स में बताएं। आइए, वैज्ञानिक गलतफहमियों का पूरा कलेक्शन हम सब मिलकर तैयार करें।